Hello everyone, I Dr. Vijay Shrivastava welcome you on my YouTube channel MISCHEM 30 Exploring Mystery of Chemistry। क्लास 12 के आज के सेक्शन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं जैव अणु। बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। थोड़ा हम पहले जानेंगे कि ये नाम आया कैसे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं स्ट्रक्चर में, लेकिन ये नाम बायोमॉलिक्यूल्स क्यों रखा गया? बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए ऐसा टर्म नहीं दिया गया। तो बात करेंगे सबसे पहले किसी लिविंग सिस्टम की। एक लिविंग सिस्टम कंसीडर कीजिए। तो लिविंग सिस्टम में सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है? सबसे पहले लिविंग सिस्टम में हमको दिखाई पड़ती है उसकी बॉडी, मॉर्फोलॉजी दिखाई पड़ती है, उसका स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। अब इस बॉडी को एग्जामिन करें कि बॉडी बनी किससे। तो बॉडी बनी बहुत सारे सिस्टम से, बहुत सारे सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन हुआ तो बॉडी का कंस्ट्रक्शन हुआ। अब ये सिस्टम्स किससे बने? सिस्टम्स बने डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स से। ऑर्गन्स किससे बने? ऑर्गन्स बने टिश्यूज से। टिश्यूज किससे बने? तो सेल्स से बने। यानी जो लिविंग सिस्टम है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या हुई? सेल। तो सेल को कहा गया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको कहा गया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी किसी जैव शरीर की या जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अब अगर हम इस सेल को एग्जामिन करें, चूंकि हम बात केमिस्ट्री की कर रहे हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजों को देख रहे हैं, तो सेल को एग्जामिन करें तो सेल किससे बना? सेल में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि सेल में एक बाउंड्री होती है। तो जो बाउंड्री है इसको कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके द्वारा इस बाउंड्री के भीतर, यानी इस बाउंड्री से सराउंडेड होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनेल्स। सेल से भी छोटी छोटी संरचनाएं। और ये ऑर्गेनेल्स होती किस में हैं? ये साइटोप्लाज्म में होती है। अब अगर हम ये बात करें कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसके द्वारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, या कहते हैं कि सेलेक्टिव परमिबिलिटी ये शो करती कि किसको अंदर जाने देना है, किसको बाहर जाने देना है, किसको परमिशन देना है, किसको परमिशन नहीं देना है। तो ये किससे बनी है?
तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स आया हुआ है लिपिड प्लस प्रोटीन। अब ये देखिए, ये जो लिपिड है, ये प्रोटीन है क्या? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, लाइफलेस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनमें लाइफ नहीं होती है। ये ध्यान रखना है कि सेल जो है, जिसको कहा उन्होंने कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसमें तो लाइफ की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। ये सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ये जो सेल है ये रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और अदर लाइफ प्रोसेसेस, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये सेल। और सेल के कंपोनेंट्स क्या बन रहे हैं? सेल में जो ऑर्गेनील्स हैं वो किससे बने हो रहे हैं? इन सब में जो होता है वो कंपोनेंट के रूप में हमको मिलता क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जैसे इसमें बताया लिपिड और प्रोटीन है, आगे चल के देखेंगे इस सेलुलर फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है। लिपिड यहाँ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसके बाद से बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है, हार्मोन्स की ज़रूरत होती है और न्यूक्लिक एसिड्स, जो कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसके भीतर न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जिनके नाम हमने गिनाए हैं आपको, लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सभी पाए जा रहे हैं किसमें? इन सेल्स में। और इनके मिलने से सारी चीज़ें बन रही, पूरी बॉडी बन रही है। और बॉडी जो होती है वो सारे लिविंग फंक्शंस को परफॉर्म करती है। अब ये परफॉर्मेंस जो होती है, सारी एक्टिविटीज जो परफॉर्म होती हैं वो कुछ रिएक्शंस के कारण होती हैं। अब इसमें रिएक्शंस जो होते हैं या लाइफ प्रोसेसेस जो हैं, रिएक्शंस कह लीजिए या लाइफ प्रोसेसेस, ये किसके द्वारा होती हैं? इनमें भाग लेते हैं यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन रिएक्शंस में भाग लेते हैं। इन रिएक्शंस को हम कह रहे हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि लिविंग सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, जिनके कारण लाइफ है, वो किनके कारण है? इन नॉन लिविंग या कह सकते हैं कि लाइफलेस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कारण है। ये नहीं मतलब है कि इसमें जो थे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे वाटर हो गया, डिफरेंट टाइप्स के साल्ट्स हो गए, सोडियम के साल्ट, पोटेशियम के साल्ट, तो ये भी होते हैं। लेकिन बेसिकली जो लाइफ रन करती है वो इन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कारण रन करती है या चलती है। यही लाइफलेस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये हमारा जो प्लेनेट है जिस पर ये लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, लाइफ के बारे में दूसरे प्लैनेट्स पर भी सर्च कर रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अदर प्लैनेट्स पर भी लाइफ है। ये क्वेश्चन मार्क आज भी लगा है। तो हम उस लाइफ की खोज तो कर रहे हैं, लेकिन लाइफ बेसिकली जिन पर डिपेंड करती है उनकी इम्पॉर्टेंस को इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये मॉलिक्यूल्स कहलाए
बायो मॉलिक्यूल्स या जैव अणु। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे नेचुरली ऑकरिंग लाइफलेस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनके कारण लिविंग सिस्टम में ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, लाइफ की डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, उनमें डिफरेंट टाइप के बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे लाइफ रन करती है, एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी की सहायता से फंक्शंस होते हैं बहुत सारे। ये सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कहलाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स या जैव अणु। ये बताया हमने आपको कि जैव अणु या बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब इनमें हमने जो नाम आपको गिनाए उनकी बात अगर करें एक ऑर्डर में तो देखते हैं। डिफाइन कर सकते हैं आप बायो मॉलिक्यूल्स को अपने हिसाब से समझ करके। आपको बताया कि बायो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सिंपल या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, बॉडी सिस्टम में होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और इन्हीं के कारण जो होता है वो लिविंग सिस्टम में ग्रोथ या अदर लाइक एक्टिविटीज़ जैसे रिप्रोडक्शन है या और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो थी परफॉर्म होती हैं। तो इनमें आते कौन कौन से हैं मेनली, तो आपको बताएं बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। तो हिंदी में भी सारे नाम यही हैं, आप प्रोनाउंसिएशन से समझ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, हार्मोन और न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल, ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो अब इसमें हमको वन बाय वन जिनके विषय में जानना है वो है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद से हम बात करेंगे इसमें प्रोटीन्स की और फिर बात करेंगे लास्टली न्यूक्लिक एसिड्स की। क्योंकि इस समय सिलेबस में जो पोर्शंस मेंशन किए गए हैं वो बेसिकली ये 3 टाइप्स के बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं। तो आप ध्यान से समझ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को शुरू में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज से हमको मिला, उसकी बेसिस पर इनको कहा गया था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अच्छा, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन तो कह रहे हैं, बने किससे होते हैं, इनमें एलिमेंट सिंपली 3 कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुए जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वही होता है जो कि वाटर में पाया जाता है, इसीलिए नाम दिया गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो आपको बताएं कि वाइड रेंज है, एक वाइड ग्रुप है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जिनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये नेचुरली ऑकरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले जैव अणु हैं जो किससे मिलकर बने हैं,
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब बताया कि इनमें जो रेशियो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वही है जो कि वाटर में होता है, और इसी बेसिस पर जो जनरल फॉर्मूला दिया गया था इसका, ये दिया गया CxH2O, ऐसा फॉर्मूला दिया गया। अब इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज या शुरू में जो कुछ भी मिला जैसे सुक्रोज है, ये सभी क्या रहे, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रहे। तो माना गया कि जो फॉर्मूला दिया गया वो करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। लेकिन आगे चल करके ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो तो यही था, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहे। जैसे आपसे बात करें एक्सेप्शंस के हिसाब से, एक्सेप्शंस का मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करें जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। जैसे बात करते हैं, एक कंपाउंड ले रहे हैं हम, देखिएगा फॉर्मल्डिहाइड, फार्मूला CH2O। तो इसको लिखें तो हम क्या दिखा सकते हैं, C और H2O, ऐसे HCHO, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, HCHO। तो रेशियो क्या हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो तो है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे बात करते हैं एसिटिक एसिड की, फार्मूला हम लिखते हैं जनरली CH3COOH, यानी इसके हिसाब से लिखें तो कह सकते हैं C2H4O2, या हम कहें कि C2H2O ट्वाइस, ऐसा फॉर्मूला हो गया। तो लगता तो है कि हाइड्रेट है कार्बन का ये भी, तो इसे भी कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लेकिन ये दोनों क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अभी बात करते हैं रैमनोज की। तो रैमनोज में C6H12O5, ये फॉर्मूला हमको मिलता है। तो इसकी स्थिति क्या है, इसके अनुसार देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हैं, लेकिन रेशियो 2:1 का नहीं है जैसा वाटर में होता है। तो डिफिनीशन के हिसाब से या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन जो कह रहे हैं उसके हिसाब से तो इसको कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है। उसी तरह से बात करें हम ये डीऑक्सीरिबोज की, तो उसको भी हम देखेंगे कि उसका फॉर्मूला भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के हिसाब से जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है उससे मैच नहीं करता है, लेकिन वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो बिल्कुल वही है जो कि वाटर में पाया जाता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वाटर में जो रेशियो है उनका वैसा नहीं है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आई, इसको सॉल्व करने के लिए इसको दूसरे तरीके से डिफाइन किया गया। तो एक चीज़ यहाँ बता दें डिफिनीशन के पहले कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी एक विशेषता है जिनको कि यहाँ पहले मेंशन कर लेंगे,
फिर बाद से डिफाइन करेंगे कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं कह सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, यानी ऐसे यौगिक हैं जो प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक सक्रियता का मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को अगर हम किसी मॉलिक्यूल के सैंपल से पास करें और वह उस लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, तो ये जो फिनोमेना होगी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाएगी और जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि हमको जाननी है। कहेंगे क्या हैं, क्या ये डिफिनीशन में कौन सी बात आई? बताया गया कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। तो कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, या कह सकते हैं which produce these compounds on hydrolysis। यानी जिनके जल अपघटन से ये यौगिक प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं कि क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स आर द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस दीज कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। तो कह सकते हैं कि प्रकाशिक सक्रियता वाले पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं, तो वो कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। उम्मीद करते हैं कि डिफिनीशन आपको समझ में आई होगी। आप इसको थोड़ा एक बार दो बार सुन करके और आप नोट कर सकते हैं, पास करके भी धीरे धीरे नोट कर सकते हैं। क्या आपको बताया हमने? फिर से बता दें, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स आर द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस दीज कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे प्रकाशिक सक्रियता वाले पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हैं, और या तो यही है या ये ऐसे यौगिकों के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। मतलब कि ऐसे यौगिक जिनकी हाइड्रोलिसिस की जाए या जल अपघटन किया जाए, उनसे अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिलें तो वो कहलाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी हाइड्रोलिसिस करें तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिले, या ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो खुद ही पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हो और साथ में क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो,
प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करता हो। तो ये बताया कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। अब हम बात करेंगे आपसे इसके क्लासिफिकेशन की। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो कार्बोहाइड्रेट्स को डिफरेंट वेज में क्लासिफाई किया गया है, कई तरीकों से क्लासिफाई किया गया है। अब सबसे पहले देखते हैं एक जनरल क्लासिफिकेशन। जो सामान्य वर्गीकरण है उसमें क्या कहते हैं। तो सामान्य वर्गीकरण के हिसाब से अगर देखते हैं, जनरल क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार के होते हैं। जनरल क्लासिफिकेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं तो दो तरह के हो गए कार्बोहाइड्रेट्स। एक को हम कह रहे हैं शुगर्स और दूसरे को कह रहे हैं नॉन शुगर्स। यानी हिंदी में अगर कहें तो कह सकते हैं इनको शर्कराएं, इनको कह सकते हैं हम अशर्कराएं। पहचानेंगे कैसे कि कौन कार्बोहाइड्रेट शुगर है, कौन कार्बोहाइड्रेट नॉन शुगर है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए, ये क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी हिंदी में कहें तो कह सकते हैं क्रिस्टलीय। दूसरा स्वीट इन टेस्ट, यानी कह सकते हैं कि स्वाद में मीठे। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो कह रहे हैं सॉल्युबल इन वाटर, यानी कह सकते हैं जल में विलेय। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हुई किनकी, शुगर्स की। अब ठीक यहां आते हैं नॉन शुगर्स या शर्कराओं में, तो बिल्कुल इसके ठीक अपोजिट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसमें है क्रिस्टलाइन, तो इसके अपोजिट एमार्फस। यानी इनको कह सकते हैं अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय हो गया। दूसरा बताया स्वीट इन टेस्ट, यानी स्वाद में मीठे। तो इनमें सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है टेस्टलेस, यानी स्वादहीन, कोई टेस्ट नहीं है। और तीसरा इसमें लिखा हुआ है ये सॉल्युबल इन वाटर, जल में भी ले, तो इनका हो गया इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कह रहे हैं कि जल में अविलेय। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कह रहे हैं इसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है,
सुक्रोज है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए जो कि शुगर्स के। और इसमें एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो स्टार्च, सेल्यूलोज, गम, तो ये जो हो गए ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए किसके, नॉन शुगर्स या और शर्कराओं के। तो ये हमने आपको बताया कि जनरल क्लासिफिकेशन, सामान्य रूप से जब वर्गीकृत किया गया, बांटा गया, तो दो श्रेणियां बनाई गई इनकी। एक वो जो क्रिस्टलीय होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं और जल में घुल जाते हैं। दूसरे वो जो अक्रिस्टलीय होते हैं, स्वादहीन होते हैं और जल में अविलेय होते हैं। तो पहले कहलाए शुगर्स, दूसरे कहलाए नॉन शुगर्स, यानी क्रिस्टलाइन, स्वीट इन टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर, और नॉन शुगर्स यानी एमार्फस, टेस्टलेस और इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये पहले तरह का एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन बताया आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें दूसरे तरह के क्लासिफिकेशन की। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर सकते हैं इसको। तो आइए अब देखते हैं इसमें जो सेकेंड टाइप है क्लासिफिकेशन का, जो दूसरा तरीका है क्लासिफिकेशन का वो है on the basis of behavior towards hydrolysis। on the basis of behavior towards hydrolysis, यानी कह सकते हैं जब जल अपघटन के प्रति व्यवहार के आधार पर तो कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइज किया गया, हाइड्रोलिसिस की गई और उस आधार पर जो था वो क्लासिफाई किया गया। तो इस क्लासिफिकेशन में पहली जो कैटेगरी आई वो कहलाए मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स मतलब कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, यानी सरलतम कार्बोहाइड्रेट। और दूसरी बात इनके साथ क्या रही, डू नॉट अंडरगो फर्दर हाइड्रोलिसिस। यानी कह सकते हैं कि सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट जिनका पुनः जल अपघटन नहीं होता,
तो ये बताया सबसे सिंपल, जिनके हाइड्रोलिसिस हम नहीं कर सकते, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कहलाए मोनोसेक्राइड्स। और नेचुरली आकरिंग जो है, नेचुरल जो मोनोसेक्राइड्स हैं, इनकी नंबर जो होती है अबाउट 20, लगभग 20। एग्जाम्पल में जैसे हम डाल रहे हैं, इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है ना। तो ये जो है एग्जाम्पल हो गए, रिबोज है, डीऑक्सी रिबोज है, ये जो होते हैं एग्जाम्पल हो गए किसके, मोनोसेक्राइड्स के। तो होता है मोनोसेक्राइड जो होते हैं सरलतम कार्बोहाइड्रेट हैं और इनका पुनः जल अपघटन नहीं होता है। ठीक, तो ये बताया कि मोनोसेक्राइड संख्या बताई थी कि नेचर में पाए जाने वाले मोनोसेक्राइड्स की नंबर लगभग 20 होती है। तो ये बताया कि मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप नोट भी कर सकते हैं। दूसरे तरह के जो कार्बोहाइड्रेट हुए, वो कहलाते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। हिंदी में भी ओलिगोसेकेराइड्स ही कहते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स which produce two to 10 monosaccharide मॉलिक्यूल्स, माने ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से 10 मोनोसेक्राइड अणु प्राप्त होते हैं। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के फलस्वरूप दो से 10 मोनोसेक्राइड अणु देते हैं। मोनोसेक्राइड अणु देते हैं, माने जिनके जल अपघटन से 2 से 10 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स मिले, वो कहलाए ओलिगोसेक्राइड्स। फर्दर क्लासिफाई किया गया इनको, तो कहा गया जैसे डाइसेकेराइड्स। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो डाइसेक्राइड्स हैं। तो इसमें 2 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स होंगे, दो मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम कह रहे हैं इसमें सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ये 3 एग्जाम्पल हमने आपको बताया, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो ये बताया डाइसेक्राइड। इसी तरह से ट्राइसेकेराइड्स, तो ट्राइसेकेराइड्स का भी एग्जाम्पल होगा, जैसे रैफिनोज होता है। उसी तरह से टेट्रासेकेराइड्स,
जैसे स्टैकियोज होता है, तो ये बताया आपको कि इसी तरह से और भी तो ओलिगोसैकेराइड्स आपको बताया कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स ये जो 2 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड अणुओं के मिलने से बने होते हैं, या जिनकी हाइड्रोलिसिस करें तो 2 से 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स मिलें, वो कहलाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। अब जो लास्ट है इनमें वो है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स यानी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स which produce a large number of monosaccharide molecules on hydrolysis। यानी कह सकते हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से बहुत अधिक संख्या में मोनोसैकेराइड अणु प्राप्त होते हैं। तो ये कहलाते हैं पॉलीसैकेराइड्स। इनको हम नॉन शुगर्स भी कहते हैं, और फॉर एग्जांपल में स्टार्च, सेलुलोज एक्सेट्रा। तो ये हमने आपको बताया कि हाइड्रोलिसिस के प्रति जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो बिहेवियर होता है, उस बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के हो गए, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको अन्य तरीकों से भी क्लासिफाई किया जा सकता है या किया जाता है। वो क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप वीडियोस रेगुलरली देखते रहिए, वीडियोस आपको नियमित रूप से भेजे जाएंगे, और ये वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें ज़रूर देखिए और इनको लाइक करना, इन पर कमेंट करना, इनको शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।